गांधी। और उधर एक तीसरा वार नीतीश कुमार की तरफ से भी हुआ है। जी हां, बिल्कुल, यह भी आप सही सुन रहे हैं। नीतीश कुमार ने आज पहली बार अपनी ही सरकार, यानी केंद्र में भी उनकी ही सरकार है क्योंकि एनडीए के वो भी हिस्सा है, और उनकी बैसाखी के दम पे ही नरेंद्र मोदी आज की तारीख में प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हैं। और नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से एक बड़ा वार कर दिया है आज नरेंद्र मोदी की सरकार पर। नीतीश कुमार ने बिहार के चुनावी साल में मोदी सरकार के लिए 32 पन्नों की एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें बिहार के लिए ढेर सारी मांगे की गई हैं। आप जानते हैं कि बार बार के वादे के बावजूद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, और इस बार चुनावों में महागठबंधन इसे एनडीए के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना लेगा। लिहाजा नीतीश कुमार ने अभी से गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है। इसका मतलब है कि नीतीश बाबू की चिट्ठी, जो नीतीश बाबू हैं, वो भी चिट्ठी की शक्ल में बीजेपी पर वार कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आज कर्नाटक के बेलगावी में जय बापू, जय भीम, जय संविधान का आयोजन हुआ है। ये रैली का आयोजन हुआ है, और इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। खड़गे जी ने आज बापू की प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही बताया है कि बीजेपी के कारण किस तरह संविधान के लिए खतरा बना हुआ है। वहीं कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि देश में कई पार्टियों की सरकार रही, लेकिन कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसका गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बाबा साहेब का अपमान कर सके। कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसके नेताओं ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमें आजादी 1947 में नहीं मिली, बल्कि 22 जनवरी 2024 को मिली। किसी ने नहीं सोचा था कि सत्ता में बैठे लोग संविधान को कमजोर करने की बात करेंगे और बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान करेंगे, और ऐसे मसीहा का संसद में अपमान होगा। यह बात कह रही थी आज प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में बीजेपी पर कई तीखे हमले किए हैं। अडानी के लिए मोदी सरकार के पक्षपाती रवैये से लेकर किसानों, छात्रों, पिछड़ों के उत्पीड़न पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी को घेरा है। और प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि जब हम संसद में कहते हैं कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज है, जांच की जाए, तो हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। अडानी ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी जिससे बिजली के बिल बढ़ाए जा सके। आज देश का किसान संकटों से घिरा हुआ है, उसे हर चीज में जीएसटी भरनी पड़ती है। वो 1-1 लाख रुपए के कर्ज के कारण अपनी जान देने को मजबूर है। दूसरी तरफ मोदी सरकार उद्योगपतियों का 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर देती है। यह संविधान के खिलाफ है। प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी को लेकर भी बड़ा दावा किया है। आइए जरा सुन लेते हैं क्या दावा कर रही हैं प्रियंका गांधी। सुनिए। मेरे भाई, बड़े भाई हर रोज वे संविधान के लिए लड़ते हैं, इसके लिए जान देने के लिए तैयार है। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರಾದಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಮಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, और इसीलिए ये सरकार राहुल गांधी से डरती है। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ನಡುಗುತ್ತೆ। जब राहुल गांधी संसद में खड़े होते हैं बात करने के लिए, बोलने के लिए, न्याय मांगने के लिए, आपके लिए, तब ये सरकार कुछ भी करती है, उस संसद को उस दिन रद्द करने की कोशिश करती है, बंद करने की कोशिश करती है, क्योंकि डरती है इनसे। ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ಈ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಅಧಿಕಾರದ ಪಕ್ಷದವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಡಸಂತ, ಕರೆದಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಂತದ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ನಡ್ಕ ಇದೆ, ಭಯ ಇದೆ। और ये सरकार उनको देखकर कांपती इसलिए है क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಡಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ। इन पे केस डाले हैं, ईडी के केस, तमाम केस, कैसे कैसे इधर महाराष्ट्र में, कहीं बिहार में, कहीं उत्तर प्रदेश में, हर जगह केस डाले हैं।
राहुल गांधी नहीं डरेंगे। ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮೇಲೆ ನೂರಾರು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ಗಳಾಕವ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೇಸ್ಗಳಾಕವ್ರೆ, ಇಡಿ ಐಟಿ ಕೇಸ್ಗಳಾಕವ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಗವ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ನೂರಾರು ಕೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಆ ಯಾವ ಕೇಸ್ಗಳಿಗೂ ಹೆದರಂತ ಗಂಡಲ್ಲ. न राहुल गांधी जी डरेंगे, न मल्लिकार्जुन खड़गे जी डरेंगे, न इस मंच पे बैठा कोई भी नेता डरेगा, ना मैं डरूंगी, क्योंकि हमारी विचारधारा लड़ने की है, सच्चाई की है, डरने और कांपने की नहीं है। ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆದರಂತ ಜಾಯಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರ. आवाज तो ये आप सुन रहे थे सीधे सीधे प्रियंका गांधी को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां सीधे राहुल गांधी और हम नहीं डरते हैं, हम नहीं डरेंगे, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपनी बात और साथ साथ बात कर रही थी यहां मल्लिकार्जुन खड़गे की, और सीधा हमला नरेंद्र मोदी की सरकार पर, सीधा हमला अमित शाह पे और बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो बातें हुई उन सब पे यहां सीधा हमला करते हुए प्रियंका गांधी अपनी बात रख रही थी। वहीं आज राहुल गांधी ने फिर एक वीडियो जारी किया है और जिसे देखकर बीजेपी परेशान हो गई होगी। यूट्यूब पर जारी वीडियो में राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के गरीब युवाओं का अधिकार छीनने और उनके हुनर और सपनों को दबाने का हथियार है। हर बीजेपी शासित प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उसके ऊपर से अपने हक की आवाज उठाते युवाओं पर बर्बरता के साथ अन्याय कर उनके विरोध को कुचला जाता है। ये बातें यहां कही गई हैं राहुल गांधी की तरफ से। आइए जरा इस वीडियो को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। थोड़ा इस वीडियो को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए जरा। क्या हुआ? 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास क्वेश्चन पेपर का बंडल मिला। एक सोनू कुमार थे जिन्होंने बीपीएससी को लेकर बहुत अच्छे से प्रदर्शन किए थे। साइड कर लिया। सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का मृत्यु हो जाती है और वो संदेहात्मक है हमारे लिए। प्रश्न पत्र जी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। 28 सेंटरों का लिस्ट है जहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई है, जोक बना दिया है। अब सरकार क्या कर रही है? अब सरकार कुछ भी नहीं कर रही। ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। हजारों करोड़ का ये घोटाला है, स्कैम है। क्या हुआ? 13 को परीक्षा होने वाली है, तो बच्चे 2 तारीख को कॉल लिए कि हम लोग कम से कम आयोग को बोलना चाहिए कि क्या है। उस समय कुछ नहीं हुआ। 6 को बच्चे आए, पूरा पिट गए, उसके बाद भी आयोग कुछ नहीं। शाम को बताती है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पहली बार ऐसा हुआ है ऑफिशियली प्राइवेट शिक्षकों को बुला करके इन्वॉल्व करके। सर बीपीएससी चेयरमैन का कहना है कि एक सेंटर पर गड़बड़ी, जबकि सर मेरे पास 28 सेंटरों का लिस्ट है, इसमें 22 और दे दीजिए। 28 सेंटरों का लिस्ट है जहां पे गड़बड़ियां हुई है विथ एडमिट कार्ड। ये कहाँ का है? ये गुजरात, वही है गुजरात वाला। ये सर इससे पहले बहुत सारे केस हैं सर। इन पे बहुत सारा 400 करोड़ का एलिगेशन है सर एससी एसटी मामले में। सर ये पूरा का पूरा मामला जो है संवैधानिक क्राइसिस हाँ, का है, संवैधानिक बिल्कुल संविधान यात्रा पे आप लगातार सिस्टम कोलैप्स। अच्छा एक बात बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? एक बार गर्दनी बाग चले सर। हमारी 4 मांगे पार्लियामेंट हाउस में ऐसा कानून बने जिससे लोग डरे, प्रशासन डरे और विधायक डरे। मेन आपका है कि मैं पार्लियामेंट में आपकी बात उठाऊं ना। नमस्कार, धन्यवाद सर। आपके तो सर एक स्टूडेंट के लिए टीचर नहीं आएगा तो कौन आएगा? भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है सर, और हम लोग सर गांधीवाद में विश्वास करते हैं सर, इसीलिए हम लोगों ने सर सत्याग्रह शुरू किया। वरना सर छात्रों का सत्याग्रह नहीं होता सर, आंदोलन और क्रांति होती है सर। और हम लोगों ने अपने मुद्दे भी रखे सर, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट। हमने कहा सर व्यवधान नहीं समाधान और विवाद नहीं संवाद। उसके बाद भी सर पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्वक हम लोग पर सर लाठीचार्ज किया है, माँ बहन की गालियां दी हैं, लड़कियों को जो है पुलिस वालों ने सर पेट। तो ये देख रहे थे आप, राहुल गांधी ने इस वीडियो को आज जारी कर यहां साफ साफ बता दिया कि बिहार में जो छात्र आंदोलित हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी परीक्षार्थी जो आंदोलित हैं, वो क्यों आंदोलित हैं, उसके लिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी 18 जनवरी को एक दिन के लिए पटना गए थे, आपको पता है, और वहां उन्होंने गर्दनी बाग जाकर धरने पर बैठे छात्रों से मुलाकात की थी। उससे पहले छात्रों का एक दल, ये अभी जो तस्वीर देख रहे हैं, जो वीडियो आपने देखा, और ये मिला राहुल गांधी से, ये दल जो है, और उसके बाद राहुल गांधी यहां से फिर गर्दनी बाग पहुंचे। चुनावी साल में राहुल गांधी के पटना पहुंचने से पहले ही हलचल तेज हो गई थी और अब इस वीडियो से सरकार और घिर गई है। वहीं बीजेपी को घेरने का इंतजाम नीतीश कुमार
कुमार ने भी कर दिया है। जो शुरुआत में मैं कह रहा था, जरा उसको और एलिबोरेट करते हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी को कैसे घेरा है और खासकर नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें कैसे वो बढ़ा रहे हैं, वो भी बजट सत्र से पहले। आपको पता है कि 31 जनवरी से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, केंद्रीय बजट आना है, और उससे पहले नीतीश कुमार ने 32 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। लेकिन उससे पहले एक चीज और भी है, जो विधानसभा चुनाव है इस साल के अंत में, जिसका ध्यान सबको है बिहार में। तो विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार को विकास के लिए 32 पन्नों का प्रस्ताव भेजा है। इसमें नीतीश कुमार ने राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद मांगी है, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी पर खास ध्यान देने की बात कही है, और साथ ही हवाई अड्डों के विकास और सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी जोर दिया है। इस लंबे चौड़े खत से नीतीश बाबू ने जाहिर कर दिया है कि विशेष राज्य के दर्जे का वादा बीजेपी पूरा नहीं करेगी, तो जनता के बीच इसका सारा ठीकरा नरेंद्र मोदी की सरकार पर यानी बीजेपी के सिर पर ही फोड़ा जाएगा। यानी नीतीश ने पहले ही अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया है और लालू जी की तरफ से भी दरवाजे खुले हैं। उधर जीतन राम मांझी ने आज फिर केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है। आइए पहले मांझी जी को सुनते हैं। आज मुंगेर में थे और क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, जब नीतीश बाबू ने उनको बनाया था, और अब वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कल से वो हमलावर हो गए हैं अपनी ही सरकार पे, यानी संगठन जो एनडीए का है उस पे क्यों हमलावर है यहां जीतन राम मांझी, उसको पहले सुन लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते हैं। अभी हमारे मुकेश जी कह रहे थे 3 डिसमिल आप भूल गए। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना था तो कानून बना दिया था कि 5। तो सुन रहे थे आप, कह रहे हैं लगता है हमको कैबिनेट छोड़ना होगा। कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट छोड़ने तक की धमकी दे रहे हैं। भय बिन होत ना प्रीत कह रहे हैं, सीट की बात कर रहे हैं। ये जीतन राम मांझी हैं। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि राहुल और प्रियंका के दोहरे वार और नीतीश की चिट्ठी के साथ साथ जीतन राम मांझी के प्रहार से कैसे खुद को बीजेपी बचाएगी, कैसे नीतीश बाबू की चिट्ठी ने टेंशन बढ़ा दी है, कैसे इन बयानों से खासकर जीतन राम मांझी के जो केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट में हैं और कह रहे हैं कि कैबिनेट लगता है कि हमें छोड़ना पड़ेगा। और उधर प्रियंका गांधी को अभी आप सुन रहे थे, तो चौतरफा कैसे बीजेपी घिरी है, खुद को कैसे इस डबल अटैक, ट्रिपल अटैक से बचाएगी, इन सब की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए तमाम साथियों को। देखिए 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे पहले बेलगावी चलते हैं और शकील अख्तर जी से पहले बात करते हैं। शकील जी, प्रियंका गांधी आज जबरदस्त भाषण दे रही थी, अभी उसका एक छोटा सा हिस्सा हमने बताया है, लेकिन उनके भाषण को सुन रहा था, पूरे भाषण को सुना, एक अलग अंदाज, अलग तेवर और बहुत ही आक्रामक। क्या कारण है? कुछ तो चल रहा है यहां केंद्र में। शकील जी, देखिए आज प्रियंका जी को 2 भूमिका एक साथ निभाना पड़ी, एक राहुल की और एक खुद अपनी। राहुल अपनी तबीयत खराब होने की वजह से आज बेलगावी नहीं जा पाए, तो प्रियंका ने आज उनकी कमी भी पूरी की और जो खुद कहीं जाके वो अपना प्रभाव डालती हैं तो वो भी उन्होंने डाला। प्रियंका आज जो है बहुत तेवर में थी। उन्होंने जब ये वाक्य कहा
कि मेरा भाई रोज जान देने के लिए तैयार है, आपके लिए वो कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार है, तो वाकई मंच पे बैठे हुए लोग और जो बाकी नेता थे और जो जनता थे वो सब रोमांचित हो गए। राहुल गांधी जिस तरह से अपनी जान की कीमत पर इस सरकार से लड़ रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, वो लोगों में असर पैदा करने लगा है। ये बेलगावी में प्रोग्राम है, ये 27 दिसंबर को होना था, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की वजह से उसको तत्काल स्थगित किया। सारे लोग बेलगावी से दिल्ली लौटे आए थे और अब जो है आज वो वहां पे हुआ है। देखिए, बेलगावी का अपना जो महत्व है वो कई कारणों से बहुत है, लेकिन आज के प्रसंग में जो डॉक्टर अंबेडकर का मुद्दा चल रहा है और जो आज इस रैली की थीम दी है कांग्रेस ने, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, तो उसी के अनुरूप जो है ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और बताना जरूरी है कि 1924 में 100 साल पहले बेलगावी में ही अस्पृश्यता के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ था, पहला प्रस्ताव। और उसके बाद जब सरकार बन गई तो डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू ने उसके खिलाफ कानून बनाए। तो ये जो है बेलगावी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो है आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है बहुत ही स्पष्ट ढंग से बताया और इसको सीधा डॉक्टर अंबेडकर से, अमित शाह के उस बयान से जो पूरे देश में हलचल मचाए हुए है, नाराजगी जिसको लेके है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। खड़गे ने अपने भाषण में ये कहा भी कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि देखिए आज खड़गे जी ने क्या कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को सम्मान देने के लिए कांग्रेस ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। बीजेपी आरोप लगाती है ना कि अंबेडकर के लिए कुछ नहीं किया और उनके साथ ऐसा किया वैसा किया, तो खड़गे ने बताया कि मुंबई में संविधान सभा में लाने के लिए कांग्रेस ने अपने सदस्य एम.आर. जयकर का इस्तीफा कराया था। जी, ये कोई नहीं बताता। एम.आर. जयकर का इस्तीफा करा के जगह खाली करा के लाए थे और गांधी जी ने ही संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए, के अध्यक्ष के लिए बाबा साहब जी का नाम सुझाव दिया था और भारत सरकार में बाबा साहब को पहला कानून मंत्री बनाया था और इस सारी डिटेल दी उन्होंने। राज्यसभा में बाबा साहब को 2 बार मुंबई से चुना गया, पहली बार 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 के बीच और दोबारा 3 अप्रैल 1956 को। कांग्रेस ने हमेशा उनके लिए निर्विरोध चुनाव की व्यवस्था की और बीजेपी वाले झूठ फैलाते रहते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो अगला इस रैली का हिस्सा जाएगा महू में, जहां बाबा साहब का जन्म स्थान है और वो बड़ा महत्वपूर्ण है महू, वहां बाबा साहब पैदा हुए थे। वहां राहुल गांधी भी जाएंगे, प्रियंका गांधी भी होंगी और खड़गे जी भी जाएंगे और पूरी कांग्रेस होगी वहां पे और वहां पे इस सवाल को फिर से उठाया जाएगा कि भाई क्या कारण था, आपने बाबा साहब का अपमान क्यों किया? आपको राजनीति करना है, जो करना है आप करिए, लेकिन ये कहने का आज कहा ये खड़गे जी ने वहां पे कि कहते हैं कि साहब स्वर्ग चले जाते। हमको स्वर्ग नहीं जाना, हमको स्वर्ग यहीं बनाना है, हम यहीं इस देश में स्वर्ग बनाना चाहते हैं और उसी के लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी, उसी के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। दूसरा मुद्दा राहुल का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वीडियो आपने दिखाया बीपीएससी का। देखिए, देश के युवा के साथ, छात्रों के साथ अगर ऐसा होगा, लड़के रो रहे थे, लड़के कह रहे थे हम आपसे राहुल जी इतना चाहते हैं कि एक बार आप गर्दनी बाग चले चलो जी। और राहुल वहां गए, राहुल ने उन सबकी आवाज सुनी और राहुल इस बात को, अभी 31 जुलाई से शुरू होने वाला है संसद का बजट सत्र, उसमें इस सवाल को उठाएंगे। आज उन्होंने वीडियो जारी करके बता दिया कि राहुल अब इस सवाल को छोड़ने वाले नहीं है। वो लड़के लड़कियां साफ साफ बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे के पूरे पेपर में जो बीपीएससी के सारे टेस्ट होते हैं उनमें धांधलियां की जा रही है। सोशल मीडिया पे पहले से पेपर आ जाते हैं, पहले से टेस्ट के जो केंद्र हैं उनमें सेट हो जाता है कि 28 केंद्रों पे अगर आपका नाम है तो वहां व्यवस्था कर लीजिए
हम आपको नकल करा देंगे, सब कुछ करा देंगे। तो बहुत ही खराब स्थिति है नौकरी का। कल भी हमने बताया था आपको कि पहले सरकारी नौकरियां बंद करी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे लिया, कॉन्ट्रैक्ट बंद किया, और फिर थर्ड पार्टी जो है सेटलमेंट करने लगे। वो सबसे खराब है। आज का युवा जो है उसको, और दूसरी एक समस्या इसमें और आ रही है कि किसी पोस्ट के लिए नहीं कर रहा है वो मल्टीटास्किंग। पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर, सारे काम एक ही लड़के और लड़की से करवाए जाएंगे। उनका कोई डेजिग्नेशन नहीं होगा। मल्टीपर्पज वर्कर, बड़े शान से बताते हैं आप तो मल्टीपर्पज है, आप तो सब कर सकते हैं, सब करिए। जी हाँ, चाय भी लाइए, चाय भी आप ही को लाना पड़ेगी। तो ये जो है युवा जो है, क्या होगा उनका जो पढ़ लिख के इतनी हाई एजुकेशन के बाद जो है। तो आज का दिन बहुत ही कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है। राहुल ने, प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने आज जो है बहुत जोरदार स्टैंड लिया है, और दिल्ली से लेके और बेलगावी तक उन्होंने जो बातें कही हैं उसका निश्चित रूप से असर होगा। और आप जल्दी देखेंगे कि जो महू की रैली है उसकी तैयारी आज के इसके बाद में और जोर शोर से होने लगेगी, और महू की रैली जो है वास्तव में एक बड़ी निर्णायक किस्म की रैली होगी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। महू की रैली 27 तारीख को है, और उससे पहले आज बेलगावी कर्नाटक में रैली थी, और वहां पर प्रियंका गांधी खासकर जिस ढंग से दोहरे रोल में थी, वो डबल रोल में थी, क्योंकि आज राहुल गांधी को भी पहुंचना था, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो नहीं जा पाए। लेकिन प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और सीधा अटैक, और एक नहीं कई सारे मुद्दों के साथ अटैक नरेंद्र मोदी की सरकार पर। वो आपने, और आगे उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा उधर दूसरा अटैक जो हो रहा है वो बिहार से हो रहा है। नीतीश बाबू भी अब सामने आ गए हैं मोर्चा खोलने के लिए। धीरे धीरे पत्ते खोले जा रहे हैं, धीरे धीरे। जीतन राम मांझी अभी से एक सप्ताह पहले अगर उनका आप नाम लेते तो जीतन राम मांझी के जितने बयान आ रहे थे वो बयान कैसे थे? वो बयान साफ साफ यही बता रहे थे कि हम तो भाई उनके साथ हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। अब आखिर क्या हो गया कि जीतन राम मांझी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है? जरा आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। और मांझी, नीतीश कुमार, इधर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब चल क्या रहा है आखिर? देखिए राजीव जी, कांग्रेस पार्टी लगातार अपने आप को मुख्य धारा की लड़ाई में लेकर आ रही है। आज प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा है वो राहुल गांधी के उस बयान का विस्तार है जिसमें राहुल गांधी ने मोहन भागवत पर हमला किया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि यही बात अगर किसी और देश में कही गई होती तब तक संबंधित व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता। आज प्रियंका गांधी ने उसे और विस्तार दिया। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले, हम किसी से नहीं डरते। दूसरा, उन्होंने ये कह दिया कि मेरे भाई राहुल गांधी से बीजेपी बहुत डरती। कमोवेश इसमें पूरी सच्चाई है। प्रियंका गांधी कर्नाटक से देश को यह संदेश देना चाहती हैं कि वे, उनकी कांग्रेस, उनके भाई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई भी इस नरेंद्र मोदी सरकार से डरने वाले नहीं। मोदी सरकार डरी हुई है, इसके उदाहरण उन्होंने दे दिए। कहां कहां मुकदमे राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हैं। अभी असम में दर्ज हुआ है देशद्रोह का मुकदमा। ये सारी कोशिशें राहुल गांधी को रोकने के लिए होगी कि किसी तरह एक बार फिर किसी मामले में उन्हें सजा करवा दी जाए और संसद से वे बेदखल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी शाह ने पिछले घटनाक्रम से कोई सबक नहीं सीखा। पिछली बार उन्होंने संसद की सदस्यता छीनी थी तो राहुल गांधी अपनी पार्टी को दुगनी सीटों के साथ लोकसभा में ले आए। अब फिर उसी तरह के कुछ चक्कर चल रहे हैं। कभी उनकी भारत की नागरिकता को लेकर अदालत में खटखटाया जाता है दरवाजा, कभी कोई अंधभक्त कहता है कि राहुल गांधी का भाषण सुनने से उसको इतना आघात लगा कि उसकी दूध की बाल्टी गिर गई, जिससे उसको 250 रुपए का नुकसान हो गया दूध फैलने। ये कुल मिलाकर हर तरह से हर मोर्चे पर राहुल गांधी को घेरने की तैयारी। कांग्रेस अपने एजेंडे से अब जरा भी चिग नहीं रही है, दाएं बाएं नहीं हो रही। संविधान का मुद्दा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मुद्दा, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को हक दिलवाना, या राहुल गांधी जिस तरह बिहार में बीपीएससी के विद्यार्थी, छात्र छात्राओं, परीक्षार्थियों के पास पहुंचे,
ये वे मुद्दे हैं जो सचमुच समाज के वास्तविक मुद्दे हैं। राहुल गांधी आज गैर हाजिर थे अपने स्वास्थ्य के कारण, लेकिन उनकी हाजिरी इस वीडियो ने लग रही। हो सकता है वे वहां जाते उससे ज्यादा काम इस वीडियो ने कर दिया जो उन्होंने वहां परीक्षार्थियों के साथ बातचीत करके बनाया और रिलीज किया है। बिहार में जो कुछ हो रहा है वो आग में घी का काम कर रहा है मोदी सरकार के लिए। एक तरफ कांग्रेस लगातार अपनी ताकत बढ़ाती चली जा रही है। ईडी, सीबीआई, हर तरह की रोक टोक मुकदमों के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रुकने वाले नहीं है, ऐसा लग रहा है। और बहुत स्पष्ट है वे नहीं रुकने वाले। बीजेपी की सरकार के डंडे के दम पर तो कम से कम नहीं रुक रहे। इसी मौके की तलाश में नीतीश कुमार और बिहार में बैठे हुए बाकी नेता हैं। उनकी कोशिश ये है कि चुनाव आते आते, बिहार का विधानसभा चुनाव आते आते उससे पहले कम से कम मोदी और बीजेपी को इतनी बार आंखें तरेर दी जाए कि जब सीटों का बंटवारा हो, जैसा कि जीतन राम मांझी ने कहा है, उनका स्पष्ट कथन दिखाई दे रहा है कि वे ज्यादा से ज्यादा सीटों की संख्या चाहते हैं। वे साथ अभी भले ही न छोड़ें, लेकिन इस बहाने को तैयार कर रहे हैं कि हमारा जो हक था आपने हमें नहीं दिया तो हम साथ छोड़ रहे हैं। तो बिहार का घटनाक्रम, दिल्ली का विधानसभा चुनाव, कांग्रेस के तेवर, ये सब मिलकर एकजाई एक ताकत बना रहे हैं जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को परेशान करने के लिए पर्याप्त। कुछ और विषय भी हैं जिन्हें हम बाद में जोड़ सकते हैं, जैसे अमेरिका में ट्रंप सरकार ने जो, डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसले किए हैं, भारत के लोगों को अवैध रूप से जो वहां रह रहे हैं 18,000 लोगों के निकाले जाने का शायद फैसला आज का ही है। तो ये भी परेशानियां बढ़ने वाली हैं कुल मिलाकर। तो हर मोर्चे पर मोदी सरकार घिरी हुई दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हर मोर्चे पे मोदी सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, और खासकर विपक्ष तो विपक्ष, लेकिन अगर सत्ता पक्ष के उसके ही सहयोगी, उसके ही साथी अपनी ही सरकार को घेरने की जुगत में लग जाएं तो फिर आगे क्या कहेंगे इसको। जरा प्रेम कुमार जी जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं उधर बिहार से लेकर दिल्ली तक और बेलगावी तक अगर देखा जाए, प्रियंका गांधी के भाषण से लेकर वहां नीतीश कुमार की 32 पन्नों की चिट्ठी तक, क्या कहेंगे? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो स्पष्ट दिखती है कि कांग्रेस पार्टी अपना एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है उससे पीछे हटने नहीं जा रही है। हम देखेंगे दिल्ली चुनाव, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, राहुल गांधी की दिल्ली में पद यात्रा भी नहीं हो पाई, लेकिन उस दिन उन्होंने एक ट्वीट किया, आज भी एक ट्वीट किया, पहले उस दिन ट्वीट किया कि दिल्ली के एम्स में जब वो मिले थे तो लोगों की क्या समस्या थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी आतिशी और जेपी नड्डा जी को। तो इस तरीके से अपनी, चूंकि वो तबीयत खराब है, वो बीमार है, उनको गले में इन्फेक्शन है, और आपने देखा होगा पटना में भी जब वो भाषण दे रहे थे सदाकत आश्रम में, तो उनकी आवाज, वो बहुत छोटा भाषण दे पाए, आवाज साथ नहीं दे रही थी। तो इस समय वो इनएक्टिव भी रह सकते थे, आराम कर सकते थे, लेकिन वो अपनी मौजूदगी को बहुत एग्रेसिव तरीके से एक बड़ा मुद्दा उठा के चिट्ठी लिख करके दिल्ली चुनाव में बने हुए हैं, ताकि ऐसी कोई अफवाह न उड़े कि राहुल गांधी ने पदयात्रा रोक दी क्योंकि ऐसा है और वैसा है। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी। अब आज भी जो उन्होंने ट्वीट किया, आपने बताया, चर्चा की कि स्टूडेंट्स के साथ जो उनकी फीलिंग थी, वो स्टूडेंट्स से सिर्फ मुलाकात नहीं, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और स्टूडेंट्स अपनी जुबान से बोल रहे हैं कि पूरी व्यवस्था ही कोलैप्स हो गई, लगता ही नहीं कोई सरकार है, इस तरह की स्थिति। तो सरकार नहीं है, ये बात एम्स वाले ट्वीट में भी नजर आता है आम जनता की जुबान से, और ये बात पटना में भी नजर आती है। तो राहुल गांधी उस आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं है, ऐसा मैं नहीं, आम जनता महसूस कर रही है। और जब जनता महसूस करती है और उसको राजनेता जुबान देते हैं, तब वो सबको सीधे जोड़ती है, कनेक्ट करती है। प्रियंका गांधी बेलगावी पहुंचती हैं तो उनके जो टोन है, तेवर है, वो बिल्कुल नए अंदाज में है, एक चेतावनी वाले अंदाज में है, और इस अंदाज में है कि वो मैदान छोड़ने वाली नहीं है। राहुल गांधी जिस भाषा में बोलते हैं, उनसे सख्त भाषा प्रियंका गांधी की दिखी। हालांकि राहुल गांधी के तेवर में कोई कमी नहीं है, राहुल गांधी के मेहनत में कोई कमी नहीं है, वो पूरी तरीके से
बल्कि रास्ता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से मैदान में खड़े होना है, इसको लेकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक रास्ता, रोड मैप बना दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव सामने है, ठीक है, लेकिन इसके बाद बिहार का भी चुनाव होना है। चुनाव तो होंगे, चुनाव के लिए पार्टी मेहनत करे, तैयारी करे, लेकिन एक बड़े स्तर पर कि हम कांग्रेस को कैसे खड़ा करें, इस पर ये जुटे हुए हैं। कांग्रेस खड़ी होगी तो बाकी चीजें जो कमियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। जैसे बिहार पर आपने सही बताया, आगे आ जाए जी, आवाज आपकी। जैसे बिहार के बारे में आपने सही बताया कि नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं, वो नीतीश कुमार मुद्दा सेट कर रहे हैं, और वो मुद्दा बिहारी की अस्मिता का मुद्दा, बिहार को किए गए वादा पूरा करने का मुद्दा, ये वो चीज है जहां से बहुत सारी बातें याद भी आती हैं कि जब डीएनए पर सवाल उठाया था नरेंद्र मोदी जी ने, तो इन्होंने खून से हस्ताक्षर करके भिजवाया था, उनके पास चिट्ठी भिजवाई थी। जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और बिहार में बाढ़ का प्रकोप हुआ था, उस समय उन्होंने राहत भिजवाई थी, तो नीतीश कुमार ने उस राहत को लौटा दिया था, और उसका ये था कि गुजरात में वो एक सांप्रदायिक दंगे में इन्वॉल्व है, ऐसा हम ऐसे लोगों से मदद नहीं लेते हैं, ये वाला भाव था। तो सवाल उठता है कि क्या वही एंटी मोदी स्टांस जो था, जिस वजह से नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा था, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया गया था, उस समय की बात को वो जिंदा क्यों करना चाह रहे हैं वैसी ही मांग उठा करके? क्योंकि इसके साथ साथ बिहार के पैकेज का भी मांग उठता है, इसके साथ साथ बिहार को स्पेशल दर्जा देने का भी मांग जुड़ा हुआ है। ये सारी मांगे की पैकेजिंग हो जाती है आज के नीतीश कुमार की डिमांड के रखते ही। तो ये एक तरह से वो वाइड ओपन है कि उनका राजनीतिक रूप जो है, स्टैंड जो है, वो बदल सकता है। इसके लिए उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और इससे 4 कदम आगे जीतन राम मांझी को तो के बारे में नीतीश कुमार जो बोलते हैं कि हमने उनको भगा दिया बोलते हैं, लेकिन वास्तव में उनका मतलब होता है कि हमने तो पहले उसको भेज दिया था। ये हमेशा मतलब होता है जब वो एनडीए में भेजते हैं और जब वो एनडीए से बाहर होने के लिए छटपटाते हैं। तो जब जीतन राम मांझी बोल रहे होते हैं तो समझिए कि नीतीश कुमार वैसी भाषा वो बुलवा रहे हैं और आगे भी उस रास्ते में जा रहे हैं। तो मैंने काफी पहले ये आपके ही चैनल पर कह रखा है कि नीतीश कुमार को सूट ही नहीं करता कि ये चुनाव वो एनडीए के साथ लड़े। तो उस दिशा में वो करवट लेती हुई राजनीति दिख रही है। उसकी टाइमिंग होगी, उसके फैसले का वक्त होगा। लेकिन जीतन राम मांझी जब बोल रहे हैं तो समझिए कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं, दिखावे का उनका झगड़ा होता है। और जब बोलते हैं भागो, तुमको हम पहले भगा दिए, तो मतलब है कि हम तुमको पहले वहां भेज दिए कि हम आ रहे हैं। ये उनका तेवर होता है। तो राजनीति अभी देखना पड़ेगा। हमें लगता है कि दिल्ली के चुनाव में जबरदस्त वापसी कांग्रेस की दिख रही है, और वो राहुल गांधी की वजह से, उनके टेम्परामेंट की वजह से, सिद्धांतों से जुड़ने की वजह से, जन सरोकार को राजनीति से जोड़ने की वजह से, राजनीति में नवाचार करने की वजह से, और मेहनत, मशक्कत और जान हथेली पर रख करके जो होगा होने दो, जेल भेजना जेल भेजो, जान को खतरा तो जान को खतरा, ऐसी सियासत जो है रेयर देखने को मिलती है, वो राहुल गांधी कर रहे हैं। जी, राहुल गांधी की राजनीति और राहुल गांधी के तेवर को ही आगे बढ़ाती हुई उधर प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ आखिर बिहार में चल क्या रहा है? नीतीश बाबू की 32 पन्ने की चिट्ठी अभी क्यों आई है? जीतन राम मांझी पिछले 2 दिनों से अचानक एग्रेसिव क्यों हो गए हैं? जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आऊं जल्दी से, फिर प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए दोनों चीजों को अगर जोड़ा जाए? डेवलपमेंट धीरे धीरे ही सही, लेकिन डेवलपमेंट हम बिहार में देख रहे हैं, और ये आने वाले समय में एक विस्फोट का कारण हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप प्रियंका गांधी को भी देखिए, सुनिए। देखिए, नीतीश कुमार की जो 28 पन्ने की चिट्ठी है राजीव जी, 32 पन्ने की चिट्ठी जी, 32 पन्ने की जो चिट्ठी है, वो बिहार की राजनीति, देश की राजनीति के लिए एक नई भूमिका तैयार कर रही है।
इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले बेलगावी में इतिहास रचा है आज कांग्रेस ने। और बेलगावी वो जगह है जहाँ पे अभी शकील जी ने उसका चर्चा की उसकी, कि आज़ादी के मूवमेंट को, फ्रीडम स्ट्रगल को एक नया आयाम, नई दिशा दी थी वहाँ से। और यही काम आज कांग्रेस की या विपक्ष की राजनीति, इंडिया गठबंधन की राजनीति को ये संदेश बेलगावी से आया है। ये जो जय बापू, जय भीम, जय संविधान एक नारा वहां से आया है, ये केवल दिल्ली के इलेक्शन या बिहार के इलेक्शन नहीं, अब ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की भविष्य की राजनीति का नारा है। इसको जरा हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, कांग्रेस इंदिरा गांधी चुनाव जीती गरीबी हटाओ के नारे पे। 2004 में इंडिया शाइनिंग के सामने कांग्रेस नारा लेकर आई, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, और कांग्रेस सत्ता में आई। ये जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये बहुत बड़े, लगभग पूरे भारत के सोशल स्पेक्ट्रम को कवर करता है। और दूसरा कि उसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी उसकी समझिए आप। पॉलिटिकल फिलॉसफी ये है कि नफरत के खिलाफ गांधी, सोशल जस्टिस अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, और विकास की नई अवधारणा संविधान। ये तीनों चीजें अभी तक कांग्रेस जूझ रही थी, कभी अडानी, कभी चौकीदार, उसको एक कोई दिशा नहीं मिल रही थी कि जो भविष्य की राजनीति को डिफाइन करे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये भविष्य की राजनीति को डिफाइन करेगा। भारत के संपूर्ण भारत को रिप्रेजेंट करता है। इसमें फेडरलिज्म भी है, इसमें अहिंसा भी है, डेमोक्रेसी भी है, नफरत के खिलाफ एक राजनीति भी है, सोशल जस्टिस भी है, रिप्रेजेंटेशन भी है, डेवलपमेंट का नई फिलॉसफी भी है। अब इसके हिसाब से कांग्रेस को काम करना होगा, जो हम लोगों ने पॉडकास्ट में इसकी बड़ी चर्चा की है, इसमें बहुत विस्तार से चर्चा की है। तो इसलिए बेलगावी का जो संदेश है बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये कोई एक सभा का नहीं है। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत कई दशकों के 1.5-2 दशक के बाद एक ऐसा नारा मिला है जो भविष्य की राजनीति को डिफाइन करेगा। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। देखिए, नीतीश कुमार का जो लंबा चौड़ा पत्र है, उसके कुछ हिस्से तो हमने देखे, इसमें कि वो 11,000 करोड़ तो बाढ़ नियंत्रण के लिए मांग रहे हैं, और बजट को फाइनल शेप दिया जा रहा है अभी। ये बेसिकली अब ये भूमिका बना रहे हैं बाहर निकलने का, एक ये पिटीशन है, और इसी चिट्ठी के आधार पर उनके भविष्य के फैसले होंगे। तो नीतीश कुमार ने तमाम चीजों का जवाब एक ही चिट्ठी से दे दिया है कि अब इसी चिट्ठी के आधार पर बात होगी। बाढ़ नियंत्रण वगैरह तो देखिए, जो बजट में प्रोविजन तो होंगे ही। बिहार का इलेक्शन आ रहा है, बीजेपी को भी चुनाव लड़ना है बिहार में, तो बजट में बिहार के लिए प्रावधान तो होंगे ही। लेकिन जो विशेष राज्य का दर्जा है वो है पेच, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, ये तमाम चीजें जो है, ये नीतीश कुमार की भविष्य की राजनीति को, और वो बीजेपी से, एनडीए से डील कैसे करेंगे उसको, उसकी तैयारी है ये। वो नीतीश कुमार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भविष्य की राजनीति किस दिशा में जा रही है, नीतीश कुमार उसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां से जीतन राम मांझी आखिर क्या सोच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि क्या बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर जो बयान, उनके बारे में जो बयान दिया था अमित शाह ने, उस बयान की चर्चा अब खत्म हो चुकी है,
या वो अभी गांव-गांव तक पहुंच चुकी है? और जय बापू जय भीम जय संविधान के नारे के साथ इस रैली का जो आगाज हुआ है, उससे क्या देश की सियासत में कुछ बदलाव आने जा रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी अपनी बात रख रही थी? जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे देखते हैं आप प्रियंका गांधी से लेकर बिहार तक? देखिए राजीव जी, मांझी जी की तो नैया खुद ही डूबने वाली है अगर वहां रहते हैं तो। ये बात उनको अब समझ में आ रही है, हालांकि हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं। और नीतीश कुमार की जो 32 पन्नों की चिट्ठी है, वो उनको अब समझ में आ रहा है कि बिना आप चिट्ठी पत्री के काम चलेगा नहीं। और ये भी आशंका नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि भविष्य में जो चीजें होने जा रही हैं, कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हम लोग देखेंगे जल्दी ही, और उस बदलाव की ये पूरी रूपरेखा तैयार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने तमाम छोटी पार्टियों को निगल लिया। बीजेडी से लेकर के और शिवसेना आप गिनते चले जाइए। शुरू में बीजेपी इन पार्टियों का इस्तेमाल करती है, उत्तर प्रदेश से लेकर के और बिहार तक तमाम उदाहरण। चिराग पासवान को अपना हनुमान बनाकर के नीतीश कुमार को ही निपटाने का प्लान था। वो कुछ हद तक कामयाब हुए, लेकिन नीतीश कुमार ने उस चीज को समझा और फिर से वो मुख्यमंत्री बने। इस बार का मामला ये है कि अमित शाह 2-2 बार खामोश रह जा रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो नीतीश को यह बात समझ में आ रही है, और इसलिए चुनाव के पहले वो होने वाले परिवर्तन की पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे हैं। और इसमें मांझी जी भी अगर साथ आ जाएं तो कोई वो नहीं होगा कि हम लोग आश्चर्य ही करें। और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि साहब हम कैबिनेट भी छोड़ना पड़ेगा। अब ये कह तो बड़े विनम्रता में रहे, लेकिन असल में ये धमकी है। और धमकी इसलिए भी है कि अमित शाह ने जो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, खुद मांझी जैसे लोग या नीतीश कुमार जैसे लोग अभी जब जाएंगे, खास करके दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, तो ये सवाल उनसे होंगे ना कि जिस व्यक्ति ने सरेआम बाबा साहब का अपमान किया पार्लियामेंट के भीतर और आप उनके साथ बने हुए हैं, तो इसीलिए वो अब होने लगा है, वो चीजें देखने लगी। तो बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें कश्मकश है, जिसमें वो बीजेपी के खिलाफ थोड़ी तकरार भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज बेलगावी में अपनी ताकत का इजहार किया है, और प्रियंका गांधी ने जिस बात को कहा कि राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। राजीव जी, राहुल गांधी को ये सावरकर के जो लोग हैं वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। और सावरकर मैंने इसलिए कहा कि जो खुद माफी मांगी, एक बार नहीं 6-6 बार, और फिर अंग्रेजों की दलाली करी, 50 रुपया पेंशन भी ली। 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में अटल बिहारी वाजपेयी 4 लाठी खा करके बोले थे कि नहीं साहब हुजूर हमको माफ कर दीजिए, हम तो थे ही नहीं उसमें। तो ये उस विचारधारा और उसके जुड़े हुए लोग हैं, उस विरासत के जुड़े हुए लोग, तो इनको यही आता है। और बाबा साहब अंबेडकर ने जिस बात को कहा था वो भी मैं यहां पर रख देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर ये साबित होंगे अगर हिंदुत्ववादी सत्ता में आ जाते हैं तो। बिल्कुल। आज दलित इस बात को महसूस कर रहे हैं। मुसलमानों पे क्या गुजर रही है ये वो जानते हैं, बखूबी जानते हैं, देश भी जानता है, राहुल गांधी जानते हैं। अगर राहुल गांधी की आंखों में आंसू आते हैं, और लिटरली हम सबने देखा है, सामने से देखा है, राहुल गांधी वो नौटंकी करने नहीं जाते। अगर नरेंद्र मोदी होते तो बोलते कि मैं बीपीएससी की तैयारी में भी करना चाहता था, मेरा तो बहुत पुराना नाता है, और न जाने कौन कौन सी तैयारी कर लेते वो।
लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि राहुल गांधी द्रवीभूत हुए होंगे। राहुल गांधी को रोते हुए मैंने देखा है, आंसू पोंछते हुए धीरे से। यह संवेदनशीलता जो राजनीति में माना जाता है कि ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए साहब, ऐसे नहीं। उनको चाहिए बहुत क्रूर और निर्दयी किस्म के लोग। लेकिन जो कांग्रेस की विरासत है, और ये कहते हुए हमें कोई संकोच नहीं है, चाहे वो गांधी रहे हो, नेहरू रहे हो, और नेहरू जी को जब हम याद करते हैं तो चाइना से भारत की पराजय पर उनको जो दुख हुआ था, बहुत सारे लोग तो यहां तक मानते हैं कि नेहरू जी की जो मृत्यु हुई उसके पीछे बहुत बड़ा ये कारण था, एक बड़ा सदमा था वो, अपने सैनिकों का हताहत होना और हारना। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइना घुस गया ना साहब, घुसा था ना घुसा हुआ है, चाहे वो 10 गांव बना ले, क्या फर्क पड़ता है? लोग मरते हैं तो मर जाने दो। गोधरा के बाद क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? तो कुछ लोगों के लिए तो लोगों की जो हत्याएं होती हैं, जो खून है, जो नफरत है, उससे उनकी राजनीति परवान चढ़ती है। लेकिन आज हम लोग मैं कई बार मैं ये कहता हूं कि ये हम लोग बहुत बुरे समय में हैं, लेकिन हम लोगों की खुशनसीबी है कि एक व्यक्ति है जो अपना सब कुछ दांव पर लगा करके लड़ रहा है। ये हम लोगों के समय की खुशनसीबी है कि राहुल गांधी हैं, और ये कोई तेलबाजी नहीं है जो राजनीति में होता है कि वो महान वो महान। मैं बिल्कुल वो बात नहीं कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं। सोचिए जरा आप, और दर्शक आपके ये सोचे कि राहुल गांधी आज नहीं होते तो विपक्ष के साथ क्या हुआ होता। विपक्ष तो छोड़ दीजिए, विपक्ष के साथ तो जो कर रहे हैं, आम आदमी के साथ क्या हो रहा होता, किसानों के साथ क्या हुआ, नौजवानों के साथ क्या हो रहा है, दलितों को पेशाब पिलाई जा रही है, मुंह पर पेशाब की जा रही है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, मनुस्मृति को लागू करने की बात हो रही। तो जिस बेशर्मी के साथ, पूरी क्रूरता के साथ, पूरी निर्दयता के साथ सत्ता में बैठे हुए लोग अपने हाथ में सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, उनके सामने राहुल गांधी बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती के सामने इनका दम घुटता है, सांस फूलती। कायर ताकत तो बहुत दिखाता है, और वो जो जिस तरह का प्रदर्शन करता है, तो एक मुकदमा अभी शायद 24 ये 25वां मुकदमा है राहुल गांधी, गिनते जाइए। और मैं कहता हूं ये राहुल गांधी के मस्तिष्क पर तमगे हैं, ये देश के लिए, लोगों के लिए मुकदमे हैं। राहुल गांधी के व्यक्तिगत थोड़ी ना किसी से कोई दुश्मनी, और इन तमगों को इस देश की जनता देख रही है। और इसीलिए राहुल गांधी के प्रति जो इस देश के लोगों का प्रेम और विश्वास है, अद्वितीय है। और यही वो शख्स और यही वो समय है जो देश को फिर से पटरी पर लेकर के आएगा, संविधान की तरफ लेकर के आएगा, गांधी के मूल्यों और रास्ते की तरफ लेकर के आएगा, बाबा साहब अंबेडकर के सामाजिक न्याय के उसूलों की तरफ, उनके विचारों की तरफ लेकर के जाएगा देश को। और इसीलिए मैं समझता हूं कि इस नारे की आज की तारीख में बेहद प्रासंगिकता और महत्ता है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी थोड़ी देर में आता हूं आपके पास भी। डॉक्टर साहब जरा ये बताइए कि क्या बाबा साहब आम्बेडकर का मामला जो है वो बिहार की राजनीति पे, और खासकर चूंकि चुनाव होने जा रहा है, और अभी चाहे नीतीश बाबू हों चाहे जीतन राम मांझी हो, ये दोनों, नीतीश बाबू की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है 32 पन्नों की चिट्ठी से साफ समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि बजट सत्र में क्या होना है, किस पे क्या बजट अलॉट करना है, यह सब कुछ हो चुका है। अब सिर्फ हलवा पार्टी बाकी है, बाकी सब हो चुका है, क्योंकि 31 तारीख से अब बजट सेशन है। और इस बीच 26 जनवरी भी है और 29 जनवरी भी है, 29 बीटिंग द रिट्रीट और उससे पहले 26 जनवरी। तो पूरा का पूरा इसमें जो सरकारी अमला है उसमें व्यस्त होगा, यानी बजट ऑलरेडी तैयार है। और वैसे वक्त में, इस वक्त आज की तारीख 21 तारीख चिट्ठी लिखना यहां नीतीश बाबू का,
क्या कहलाता है ये, और इसको कैसे देखा जाए, इसको कैसे जोड़ा जाए? बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जो बयान दिया था अमित शाह ने, जिस पर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, कांग्रेस और विपक्षी दल तो हमलावर हैं, लेकिन क्या ये भी कोई रास्ता खोज रहे हैं, राह खोज रहे हैं? क्या बिहार में जो सुगबुगाहट है उसको बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अमित शाह ने जो बयान दिया था, उससे बीजेपी कितना भी पल्ला छुड़ाने की कोशिश कर रही है, विषयांतर करने के लिए अलग अलग मुद्दे लेकर आती है, लेकिन इसके बावजूद अमित शाह का वो बयान तो चिपक गया है। आज से कुछ साल पहले ही नौबत थी, ऐसे हालात थे कि बीजेपी आरएसएस का जो आईटी सेल है, उसकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वो कोई भी झूठ परोस देती थी। वो बता देती थी कि अम्बेडकर को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, तो महीनों और हफ्तों तक, सालों तक वो झूठ चलता रहता। लेकिन अब काउंटर हो गया इसका। अब उनका हर झूठ अधिकतम 5 मिनट में बेनकाब हो जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में खड़े होकर गिना दिया कि कांग्रेस ने क्या क्या किया संविधान के लिए और डॉक्टर अम्बेडकर के। आज बेलगावी में उन्होंने फिर याद दिला। तो जो नई पीढ़ी व्हाट्सएप से या आईटी सेल से यह सोचती थी कि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, उन्हें अवसर नहीं दिया, अब जब तथ्यात्मक रूप से बार बार ये चीजें सामने आती हैं कि संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष ही कांग्रेस ने बनाया, पंडित नेहरू और उनकी सरकार के सामने ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि डॉक्टर अम्बेडकर को ही बनाते हुए जैसे चाहे उसे बना सकते थे। कोई ऐसा तो अवसर था नहीं कि पंडित नेहरू की सरकार या कांग्रेस की सरकार किसी एक व्यक्ति के भरोसे बनी थी या उसके समर्थन से बनी थी। वो तो एक छत्र बहुमत वाली सरकार थी। हर बार डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस ने अवसर दिया, ससम्मान उन्हें जिम्मेदारियां दी। तो इस वक्त ये जो संदेश और ज्यादा वायरल हुआ, अमित शाह के और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम झूठों को काउंटर करने के लिए जब कांग्रेस ने, आप जैसे लोगों ने, तमाम सारे हमारे साथी जो बैठे हैं, बार बार सच्चाई सामने रखी, किताबों के जरिए, दस्तावेजों के जरिए, संविधान सभा की बैठकों के जरिए, खुद डॉक्टर अम्बेडकर की चिट्ठियों के जरिए, तो अब देश के सामने ये आ चुका है कि बीजेपी का तो संविधान में कोई विश्वास नहीं था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई आस्था नहीं थी संविधान में, लेकिन कांग्रेस संविधान को बनाने वाली थी और बचाने वाली। यही वो संदेश है जो नीतीश कुमार को भी पकड़ना पड़ेगा। अब जो अंतर संबंध की आप बात कर रहे हैं, जो 32 पेज की चिट्ठी है, उस चिट्ठी के पीछे भी यही कोई रणनीति छुपी होगी कि कल को अपने मतदाताओं के बीच में जाना होगा, तो उनका जो मतदाता है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़े वर्ग का है, ये सारे लोग जब पूछेंगे कि आप उनके साथ क्यों खड़े हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करते हैं संसद में, आप उनके साथ क्यों खड़े हैं जो संविधान को बदलने और खत्म करने की बात करते हैं, तो ये जो खतो किताबत है, ये जो चिट्ठी पत्री है, ये भविष्य के किसी बड़े निर्णय की, किसी बड़े बदलाव की पूर्व पीठिका है। नीतीश कुमार अभी मुरम बिछा रहे हैं, पक्की रोड उसके ऊपर बनाएंगे, जब उन्हें पाला बदलना होगा तो धीरे धीरे छोटी छोटी तैयारी वे कर। मुझे लगता है इस चिट्ठी को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आपने ठीक कहा कि बजट तो सब तैयार हो गया होगा, अब तो 9 दिन बचे हैं, आज 21 तारीख हो गई। तो ये चिट्ठी लिखकर वे अपने लोगों को, अपने बिहार के लोगों को, मतदाताओं को भी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मैं तो बिहार के हकों की लड़ाई उनके साथ भी लड़ रहा हूं जिनकी वजह से मैं सरकार में हूं या जिनकी सरकार दिल्ली में हमारे सहयोग से बनी। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चीजें जो चल रही है राजनीति में, मैं एक बात का जिक्र कर रहा हूं आज, यह है कि नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख को कुंभ स्नान करेंगे। आप समझिए, जिस दिन मतदान हो रहा होगा उस दिन नरेंद्र मोदी जी कुंभ स्नान करेंगे। ये क्या है? आप कह सकते हैं कि कुंभ स्नान तो किसी भी दिन किया जा सकता है। कुंभ स्नान करने से आचार संहिता नहीं खत्म होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ी खत्म होता है। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा
क्योंकि उस दिन हर ड्राइंग रूम में टेलीविजन चैनल पर सिर्फ नरेंद्र मोदी होंगे और उसकी स्क्रीन जो है बड़ी बड़ी बूथ के आसपास लगा दी जाएगी, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा। एक पूरी तैयारी कर ली जाती है। हर चुनाव में वोटिंग के दिन में कुछ ना कुछ नरेंद्र मोदी जी का ड्रामा होता ही होता है। और मैं ड्रामा कह रहा हूं क्योंकि कुंभ स्नान करने वाला पूरे देश में टेलीवाइज नहीं करेगा अपने स्नान को, ये ड्रामा है। तो अगर आपको वास्तव में कुंभ स्नान करना है तो जाइए भाई, चुपचाप कुंभ स्नान कीजिए, देश को पता भी ना चले, वहां के लोग देखें। लेकिन आप उसको टेलीवाइज करेंगे, चुनाव के दिन में उसको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। हमारा चुनाव आयोग सो रहा होगा, उसको आज हम लोग आज से दिख रहा है कि होने वाला है, लेकिन चुनाव आयोग को इससे कोई लेना देना नहीं होगा, वो चीजें चलेंगी। ये है वो इंडियन स्टेट जहां पर कि बता रहे हैं कि जहां से लड़ाई लड़नी है, ये है स्टेट। सारे सिस्टम पर कब्जा हो गया है सत्ताधारी दल बीजेपी का। एक चुनाव ईमानदारी से नहीं होने देते और हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। ये इसके समांतर एक राजनीति जो है राहुल गांधी को करनी पड़ रही है और उन्होंने की है, और एक ऐसी धारा दिखाई है, राजनीति में इनोवेशन लाया है उन्होंने। और मैं संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि मुझे तुरंत अभी थोड़ा लीव करना है, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक इस पर ध्यान देना और दिलाना ये अपोजिशन का भी काम है। देश की संस्थानों को भी देखना चाहिए कि चुनाव के दिन में इस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का देश की डेमोक्रेसी में शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ना करे। जब नरेंद्र मोदी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ेंगे तो आप दूसरों से अपेक्षा करेंगे कि वो लोग करें, बाकी लोग को तो हरी झंडी मिल जाती है कि आप करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रेम कुमार जी। और ये इम्पॉर्टेंट है कि बिहार में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने जा रहा है, उसका असर इधर दिल्ली में पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ ये जय भीम जय बापू, जय भीम जय संविधान रैली क्या असर दिखा रही है या क्या असर दिखाएगी, जरा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, फिर शकील अख्तर जी से थोड़ा और इस पे जानकारी लेंगे। अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, आज में ये रैली है जय बापू जय भीम जय संविधान, इसके असर दिखना शुरू हो गए हैं और इसके असर बिहार से शुरू हुए हैं। अगर जीतन राम मांझी औकात समझाने की बात कर रहे हैं और मंत्री पद छोड़ने की भी बात कर रहे हैं, और नीतीश कुमार 32 पेज की चिट्ठी लिखकर बता रहे हैं कि मोदी जी को क्या क्या करना है, मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया, तो ये इसके जो एक तरीके से कहा जाए कि असर जो दिखाई पड़ने लगा है। राजीव जी, इसके साथ साथ बिहार का एक जो समीकरण है जो तैयार हो रहा है वो ये है कि जो मोदी जी ने अपने भले के लिए तुड़वाया था जो एलजेपी को, तो जो जो कर्म किए हैं वो सब सामने आने वाले हैं। वो इसलिए आने वाले हैं कि आपने तुड़वा तो दिया था एलजेपी को, चाचा भतीजे को आपने अलग करवा दिया था, तो भतीजे को आप अपने पास रख लीजिए, चाचा चले जाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ। और जीतन राम मांझी की जाति जो है राजीव जी, वो पूरे बिहार में है और कम नहीं है एक तरीके से देखा जाए चिराग पासवान की जाति से। तो चिराग पासवान के यहाँ बंटवारा होगा, जब चाचा सामने होंगे और आमने सामने चाचा भतीजे होंगे तो चाचा पे भरोसा लोगों को ज्यादा होगा, भतीजे पर कम होगा, क्योंकि भतीजे चाचा के शब्दों में कहा जाए तो विदेशी। तो ये असर होगा। तो यानी जो आज हुआ शुरू कर्नाटक से, उसका जो है वो असर दिखना शुरू हो गया, क्योंकि वहां सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जो बात थी वो जो उसमें जय बापू जय भीम जय संविधान जो जोड़ा गया, वो अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, उसके मद्देनजर ही इसको उसमें जोड़ा गया। और ये देश को बताया जा रहा है कि अमित शाह ने किस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया, संविधान निर्माता का अपमान किया, और नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के समर्थन में मजबूती के साथ खड़ी हुई है। तो अब ये एनडीए में जो बीजेपी की सहयोगी दल है, उनको तय करना है कि वो कहां तक बीजेपी के साथ रहेंगे इस मसले को लेकर। तो ये मसला राजीव जी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा निश्चित तौर पर। उधर प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से तगड़े हमले बोले हैं, वो भी एक आने वाले समय का राजीव जी एक तरीके से परिदृश्य बताया, मतलब दिख रहा है साफ तौर पे। यानी अभी तक जो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अगर नेता विपक्ष बन जाएंगे तो फिर मैदान में कौन संभालेगा, तो उन्हें संसद देखनी है। तो अब ये आ गया कि अब दोनों भाई बहन जो है मिलकर मोर्चा संभालेंगे,
और दोनों मजबूती के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे और खड़गे जी जो है वो सरपरस्त बनकर जो है मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो यानी कांग्रेस के अंदर जो एक राजीव जी नए और पुरानी लीडरशिप का जो संगम है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि मजबूती के साथ नई और पुरानी लीडरशिप जो है वो खड़ी हुई है और धीरे धीरे सत्ता जो है वो हस्तांतरण नई लीडरशिप को हो रही है और राहुल गांधी की कांग्रेस जो है वो तैयार हो रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे उसको एक शेप दे रहे हैं, एक कुम्हार के तरीके से उसको शेप दे रहे हैं। तो यानी मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका भी यहाँ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी के असर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जिस तरीके से किया आपकी आवाज उस पर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से घेरा जा रहा है वो सब भी सामने आता जा रहा है राजीव जी। तो इससे साफ दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हुई है और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से साफ तौर से कहा है कि राहुल गांधी से बीजेपी डरती है, तो ये डर बीजेपी का सामने आ रहा है और दूसरे लोगों का डर बीजेपी से निकल रहा है। नीतीश कुमार की चिट्ठी और जीतन राम मांझी की ललकार जो है वो साफ तौर पर बता रही है कि मोदी जी का डर अब उनके सहयोगियों से भी निकल रहा है धीरे धीरे। जी, सहयोगियों से मोदी जी का डर निकल रहा है, लेकिन इधर विपक्ष कर क्या रहा है? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, प्रियंका गांधी क्या कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है या दूसरे दल क्या कर रहे हैं? जरा शकील जी, क्या तैयारियां चल रही हैं इस खेमे में? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी तो कल फिर निकल रहे हैं। कल दिल्ली में चुनाव प्रचार में वो निकल रहे हैं, सदर में जाएंगे वो और सदर में प्रचार करेंगे। लेकिन जो ये रैली का आप जिक्र कर रहे थे कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान बेलगावी की, और ये कांग्रेस ने जो श्रृंखला शुरू की है, इसके पीछे जो बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। पिछले सत्र में संसद के अमित शाह ने ये बात कही थी और नया सत्र आ गया। पिछले सत्र से लेकर नए सत्र तक लोग समझ रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ये समझेंगे कि उनकी पार्टी से, उनके नंबर 2 से बड़ी गलती हो गई है, इस्तीफा न करवाएं, बर्खास्त न करें, कम से कम माफी तो उनसे मंगवाएंगे। क्योंकि एक रास्ता बताया था मायावती ने कि माफी मांग लीजिए आप, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मायावती जो उनके साथ हैं उनकी बात भी नहीं मानी गई और वो माफी तक भी बात नहीं आई। माफी जो है वो इन छोटे छोटे नेताओं से जो विधुड़ी जैसे हैं उनसे मंगवा ली। एक टाइम तो कहा था कि हमारे यहाँ न इस्तीफा होता है न माफी होती है, लेकिन विधुड़ी जी तुम माफी मांग लो, शहजाद पूनेवाला जी तुम माफी मांग लो। लेकिन अगर अमित शाह की बात आ रही है जिसका सबसे ज्यादा देश में असर है, तो उनसे कहने का शायद मोदी जी में या आरएसएस में भी किसी में साहस नहीं है। अब ये कांग्रेस ने शुरू किया है, देखिए 27 दिसंबर की रैली थी बेलगावी की, कैंसिल हो गई थी। कांग्रेस चाहती तो नहीं करती, मगर कांग्रेस इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है और उसका नारा ही है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। जय भीम और जय संविधान दोनों में अम्बेडकर आते हैं। जय भीम तो है ही भीमराव अम्बेडकर, और संविधान का जहां भी जिक्र आएगा वहां उसके निर्माता कौन है, उसके शिल्पकार कौन है, तो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आएगा। और इसी को लेके कांग्रेस अब आगे जा रही है महू में। दूसरी बात, देखिए बिहार की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। बिहार में हुआ क्या है कि अब चिराग पासवान को ज्यादा महत्व देना बीजेपी को भारी पड़ता चला जा रहा है। पहले नीतीश कुमार उनसे नाराज हुए थे पासवान को महत्व देने से, और अब जो है जीतन राम मांझी हो गए। ये दोनों महादलित जातियां हैं बिहार की सबसे ज्यादा, पासवान और जिसके मांझी आते हैं जिसमें से मुसहर जाति। ये मुसहर जाति को रिप्रेजेंट करते हैं जीतन राम मांझी। बहुत ही अति दलित जातियों में है और जिसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, और खुद जीतन राम मांझी ने भी कहा कि हाँ हम ऐसा करते हैं। यहां बता दें दर्शकों को, नहीं मालूम होगी, बात थोड़ी सी अप्रिय होती है, ऐसी बातें बोली नहीं जाती, मगर जो सच्चाई है वो चूहा भी मार के खा लेते हैं, सुनने में और बोलने में अच्छी नहीं लगती है। तो उस जाति का अब सरकार में है आप, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार आपकी है, तो जाति का उत्थान होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मगर वो बढ़ने के बदले, वो करने के बदले जीतन राम मांझी को लगातार कॉर्नर किया जा रहा है। अभी जो उपचुनाव हुआ था वहां पे इमामगंज में, वहां जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही थी, दीपा मांझी,
और चिराग पासवान ने वहां चुनाव प्रचार कराने से इनकार कर दिया। वहां 500 वोट काफी थे, जाहिर है कि जब आप साथ साथ है तो आप चाहते हैं कि भाई आ जाओ हमारे यहाँ प्रचार कर दो। उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये जो है एक बड़ा झगड़ा बिहार में पैदा हो गया है कि बड़ा दलित नेता कौन है, और ये फैसला आप मोदी जी नहीं कर सकते, क्योंकि जीतन राम मांझी ने साफ कह दिया है, अपने लोगों से कह दिया है, और ये लोगों से कहना नहीं होता, ये अपने लोगों से पूछना होता है कि देखो मैं ऐसा करने जा रहा हूं, मैं अब कैबिनेट में नहीं रहूंगा, मैं कैबिनेट को छोड़ दूंगा। और अगर उन्होंने कैबिनेट को छोड़ दिया तो वो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, एक बार घंटी बंध गई तो फिर वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इसलिए है बिहार की राजनीति जो है वो उस दिशा में जा रही है, और ठीक वैसा ही महाराष्ट्र में हुआ। आज हम महाराष्ट्र की चर्चा थोड़ी ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ था, एकनाथ शिंदे क्यों नाराज हुए कि भाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, जो कि शिवसेना का दूसरा गुट है, तो एकनाथ शिंदे तो नाराज होना ही होना है। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि अगर मेरे विरोधी से आप मिल रहे हो तो फिर मेरा महत्व क्या है। तो ये जो है गठबंधन को किस तरह संभाला जाता है, ये मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं। इसके बदले क्या कर रहे हैं वो, इसके बदले जो एक बड़ा समुदाय है, दलित समुदाय, अति पिछड़ा, इन सबको अपने से अलग थलग कर रहे हैं, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। तो ये जो बात है ये अब कांग्रेस इसको दबने नहीं देगी। अभी जब 31 तारीख से होगा तो आप देखिएगा कांग्रेस का फिर सबसे बड़ा यही मुद्दा रहेगा कि अमित शाह जी को बर्खास्त करो, अमित शाह माफी मांगो। आपने देश के संविधान का अपमान किया है, आपने संविधान के निर्माता, उसके शिल्पकार, उसके आर्किटेक्ट का अपमान किया है, और आपने देश के दलितों, पिछड़ों का अपमान किया है, आदिवासियों का अपमान किया है। तो ये समस्या जो है अब बहुत बड़ी समस्या बीजेपी के लिए बन जाएगी। बीजेपी सोच रही थी कि जैसे पहले सारे मामलों को निपटा देती थी, ये भी निपट जाएगा, मगर अब ये निपटने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इसको लगातार आगे बढ़ाती चली जाएगी। दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी उठाते चले जाएंगे इसको, महू की रैली हो रही है, और कुछ और जगह भी कांग्रेस जो है इसी तरह के जय बापू, जय भीम, जय संविधान करने के प्रोग्राम बना रही है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस आगे क्या कुछ कर रही है इसकी हम चर्चा कर रहे थे शकील जी के जरिए, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की सियासत में कांग्रेस क्या आगे करेगी। और उससे पहले उधर बिहार में जो चल रहा है, क्योंकि बिहार से रोज कुछ न कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो सुर्खियों में हैं और उस पर चर्चा जरूरी है। आप लोगों को लगातार हम बिहार की खबरें बता रहे हैं और जो चल रहा है वही आप तक विजुअल के साथ पहुंचा रहे हैं। जीतन राम मांझी को आप सुन ही रहे हैं, कल भी आपने सुना था, जीतन राम मांझी ने कल भी क्लियर अपनी बातें कही थी, साफ साफ आज भी कह रहे हैं। क्या वो ये टेस्ट बैलून है या ऑलरेडी यहाँ पर एक मैसेज है, पैगाम है कि अब हम यही करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार की चिट्ठी, उसका जिक्र भी हम कर चुके काफ़ी और विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। लेकिन क्या यहाँ से कुछ असर केंद्र सरकार पर होता हुआ दिखाई देता है? प्रशांत टंडन जी। देखिए, असर सबसे बड़ा तो राजीव जी ये है कि जो राजनीति इवॉल्व हो रही है, जो राजनीति अभी पैदा हो रही है, उसका जवाब आरएसएस बीजेपी के पास है नहीं, हो भी नहीं सकता। इन्होंने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि पुटिंग ऑल एग इन वन बास्केट, कि इन्होंने पूरी अपनी राजनीति का जो आधार है वो हिंदू मुसलमान पे रख दिया है। उसी पे चुनाव लड़े जाते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर, घुसपैठिए, भैंस चुरा लेंगे। यही भारत के लोगों की आकांक्षाएं इससे पूरी नहीं होती हैं। भारत के लोगों की भूख इससे नहीं मिटती है। जो छात्र पटना में बैठे हुए हैं धरने में, उनकी समस्याएं इससे हल नहीं होती, रोजगार की समस्या हल नहीं होती। वो समस्याएं कहाँ से हल होंगी? वो जब एक अम्ब्रेला, जो जय बापू, जय भीम, जय संविधान की जब बात होगी, उसके नीचे जो पॉलिसी फ्रेमवर्क आएगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, सामाजिक न्याय होगा, उससे लोगों की समस्याएं हल होंगी। तो देश की राजनीति अब बहुत अलग ट्रैक पर जा रही है।
दूसरी बात जो अभी बात हो रही थी कि अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे जी, डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ उन्होंने अपमानजनक बात जो राज्यसभा में कही। देखिए, आरएसएस की मानसिकता को समझा जाए। शहजाद पूनावाला ने किसके लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए थे? एक ब्राह्मण जाति के खिलाफ। जी, तो उससे माफी मंगवा लेंगे, डॉक्टर अंबेडकर से अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे। ये आरएसएस की वैचारिक जिसको कहें कि लक्ष्मण रेखा है, उसको वो क्रॉस नहीं करेंगे। यही फर्क है। तो दूसरी बात, जो मुकदमे राहुल गांधी के खिलाफ पड़े, मतलब कोई 5 लीटर दूध गिर गया और सब मुकदमा कर रहे हैं। मुझको याद आ रहा है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ भी मुर्गी चोरी के, अंडे चोरी के मुकदमे किए गए थे। शकील जी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं शकील जी? हाँ, मुर्गी चोरी अंडे चोरी का नहीं था। सर्किट हाउस में एक खाने का बिल दिए जाने का मामला था। वो उसके खिलाफ शाह आयोग में कंप्लेंट की गई थी और उसमें ये था, उसमें मुर्गी जो आपको याद आ रहा है उतना सही है कि उसमें जो है ये था कि जो बिल है वो चिकन का भी बिल है और वो इंदिरा गांधी बिना दिए जो है यहां से चली गई। अब जबकि प्रधानमंत्री जो होता है उसका बिल जो है, उसका स्टाफ, उसके नजदीक के लोग, उसकी पार्टी और वो सारे के सारे पेमेंट करते हैं। वो शाह आयोग के टाइम की बात है। वो शाह आयोग में ये कंप्लेंट आई थी, ये मामला था। वो तो नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ था। उसके बाद 1980 में क्या हुआ, उन मुकदमों की वजह से इंदिरा गांधी का क्या हुआ, जनता पार्टी क्या हुआ, मोरारजी देसाई का क्या हुआ, ये सब हम लोग जानते हैं इतिहास में। तो ये जो मुकदमे हो रहे हैं, इन मुकदमों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं देख रहा था कि जानलेवा हमला हुआ सैफ अली खान पे जी, 2 सर्जरी हुई उनकी, उनको गर्दन में चाकू घुसा, जब अस्पताल ले गए तो चाकू घुसा हुआ था। वो डिस्चार्ज हो गए, वो टाटा बाय बाय करते हुए अस्पताल से निकल रहे हैं। और बीजेपी के 2 सांसद आईसीयू में जाने कितने दिन रहे आए। वो ये जो चुटकुले कॉमेडी सर्कस चल रहा है देश की राजनीति में, इसका अंजाम वही होगा राजीव जी जो 1980 में हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका अंजाम वही होगा। और सबसे बड़ी चीज की जो एक तरफ राहुल गांधी, ये बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई, राहुल गांधी के ऊपर मुकदमे पे मुकदमे, और अब तो खबर ये भी आ रही है कि उनको अब गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। साजिश ना भी कहें लेकिन कह भी सकते हैं, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के एक बयान से 5 लीटर किसी का दूध जो है वो गिर जाता है। अब क्या कहा जाए, क्या ही कहा जाए, और इसलिए वो मुकदमा दायर करवाता है। तो राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा क्या अपमानित किया किसी को या इस देश को अपमानित किया? ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर विस्तार से कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हो, चाहे घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी को हो, प्रियंका गांधी को हो, ये सब एक तरफ से जो की जा रही है, इसके पीछे रणनीति क्या है? क्या नरेंद्र मोदी को भी डर लग रहा है कि अगर उधर से ये नीतीश बाबू, चंद्रा बाबू, जीतन राम मांझी, फिर एकनाथ शिंदे, ये अगर हाथ खींचते हैं तो फिर आखिर उनका क्या होगा? ये कारण है। तो इसलिए विपक्ष को अभी से कमजोर कर दो। थोड़ा इस पे विचार विमर्श करने की जरूरत है। प्रोफेसर रविकांत जी, प्रोफेसर साहब सुन रहे होंगे आप। सवाल यही है, जी सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी को, विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति पर काम चल रहा है? दूसरी तरफ खुद एनडीए यहां टूट की कगार पे है। देखिए राजीव जी, प्रशांत जी ने जो बात कही मैं थोड़ा सा उसमें जोड़ देता हूं। इंदिरा जी पर मुकदमा हुआ और अब राहुल गांधी पर 25 मुकदमे जी। इन दोनों लोगों पर जो मुकदमे हुए उसकी पृष्ठभूमि जरा आप देखिए। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, जब इमरजेंसी लगी उस समय
दलितों और आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ। वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अलावा आप रेलवे की भर्तियां उस समय की देखिए, सबसे ज्यादा बैकलॉग की भर्तियां हुई, शायद पहली बार बैकलॉग की भर्तियां हुई इस जमाने में। और फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स का खत्म होना, ये तकलीफ किसको थी? कौन राजा महाराजा बनाए रखना चाहता था? शहजाद पूनावाला तो माफी मांगेंगे, लेकिन अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि राहुल गांधी अगर आज रिजर्वेशन की बात करना बंद कर दें, राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात बंद कर दें, राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात बंद कर दें, तो ये सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। और ये समझना पड़ेगा इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, कि राहुल गांधी जिनके लिए बोल रहे हैं उस वजह से उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आरएसएस की जो विचारधारा है और जिसके प्रति खुद बाबा साहब अंबेडकर ने चेताया था जी, वो नहीं चाहते कि दलित पिछड़े इंसान भी बने, उनको वो गुलाम चाहिए। इसीलिए मनुस्मृति की बात होती है ना बार बार। मोहन भागवत से लेकर के, और मोदी जी ने तो क्या लिखा था कर्मयोग में, मैं कई बार कह चुका हूं। और जरा अभी महाकुंभ में चले जाइए, उसके पहले मोदी जी ने जिनके पैर धोए थे उनकी जरा दशा देख लीजिए क्या है। मोदी जी ने जितने गांव गोद लिए गए थे उनकी दशा जाकर के देख लीजिए। पिछले 10 साल में दलितों को कितनी नौकरियां मिली हैं, आदिवासियों का क्या कल्याण हुआ है। आपने राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन लोगों के अधिकारों को छीन लिया। और राहुल गांधी उस पावर की बात कर रहे हैं। अब किसी का 5 लीटर दूध गिर जाएगा, कल को किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। भाई लिखेगा ना कोई कि हार्ट अटैक आ गया मेरे फादर को इस वजह से, क्योंकि राहुल गांधी ने बोला। अब हम लोग और भी वाहियात किस्म की बातें कर सकते हैं इस पर कि कल को क्या क्या हो सकता है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उसको शर्म भी नहीं आ रही कि वो क्या कह रहा है, 5 किलो मेरा लीटर दूध गिर गया साहब। अब वो ये नहीं कह रहा है कि उसकी भैंस ने उसको लात मार दिया। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसका 5 लीटर दूध में ही काम चल रहा था। बच्चे अच्छे तो सब बेरोजगार हैं, उनके लिए स्कूल भी नहीं है, तो फ्रस्ट्रेट है वो। हो सकता है मोदी जी का भक्त हो, तो अब भगवान को कैसे कह सकता है? तो साहब राहुल गांधी, ये इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि जिनके लिए राहुल गांधी मुकदमे ले रहे हैं, वो लोग राहुल गांधी के प्रति क्या भाव रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दलित राजनीति करते रहे, खामोश हैं, बचाए हुए हैं अपनी संपत्ति को और अपने ऐशो आराम को। कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं जो जो दावे करते थे। और एक वो व्यक्ति है जो हाथरस 2 बार जाता है और उसके लिए भी मुकदमा हुआ, हाथरस वाले मामले में भी। ये तो समझना पड़ेगा ना वाल्मीकि समाज को। तो ये जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में आप इस पूरे सिनेरियो को देखिएगा, तो मैं फिर अपनी पिछली बात को कहूंगा कि एक व्यक्ति है जो अपना सब कुछ दांव पर लगा करके, और माफ कीजिएगा उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है सत्ता में। हालांकि हम लोग बराबर कहते हैं कि वो पैदा करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है कि साहब सत्ता किसी तरीके से आ जाए। नहीं, उन मूल्यों के लिए सत्ता। राजनीति किसके लिए? सामाजिक न्याय के लिए, उन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके अधिकार के लिए। और अधिकार कैसे संरक्षित रहेगा? जब संविधान बचा रहे जी। तो ये जो है, ये जो प्रतिबद्धता है, वो प्रतिबद्धता राहुल गांधी की, उसको सैल्यूट करना होगा। सत्ताएं तो आती जाती हैं, और ये कब तक
तक चाहेंगे? वो अमित शाह ने कहा होगा 50 साल, छोड़ दीजिए 50 साल। ये अपने उरूज पर पहुंच चुके हैं। और एक मुहावरा कहा जाता है, वो सच है, कि जब संध्या का समय होता है तो बौनों की परछाई लंबी हो जाती है। राजीव जी, आज जो आप देख रहे हैं ये दरअसल बौने हैं अपनी पर्सनालिटी में, जिनके कद बहुत ऊंचे ऊंचे दिखाई पड़ रहे हैं जी। तो ये संध्या का समय है और ये गुजर जाएगी रात और नया सवेरा होगा। मैं फिर से उसी बात को कह रहा हूं राजीव जी। रात गुजरेगी और नया सवेरा होगा, शाम का वक्त है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन आगे होने क्या जा रहा है इसकी हम चर्चा और लगातार एक पिक्चर आप लोगों के सामने हम रखने की कोशिश करते हैं। जो खबरें आ रही हैं उस आधार पर, और खबरें कोई बनावटी नहीं, जो जैसा है वैसा हम आप तक पहुंचाते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्लोजिंग कमेंट। अब जो चल रहा है ये राहुल और प्रियंका ने जो आज डबल अटैक किया है मोदी जी पर और बीजेपी पर, और इधर नीतीश कुमार ने जो चिट्ठी लिखी है, ये देश का राजनीति अब किस तरफ जा रही है उसकी तरफ साफ साफ संकेत हैं। अब इसमें किसी इफर्ट की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। और जो डॉट्स मिलाने की बात प्रशांत जी करते हैं तो ये डॉट्स साफ साफ मिल रहे हैं, बल्कि डॉट्स अब मिल नहीं रहे हैं, रेखाएं बहुत गाढ़ी जो हैं वो होती जा रही हैं। वो यही इशारा कर रही हैं कि अब तलवारें खिंच चुकी हैं एनडीए के अंदर और मोदी जी के खिलाफ एनडीए में अब एक बड़ी बगावत जो है वो होने जा रही है और उसकी पूर्व पीठिका जो है वो लिखी जा रही है, भूमिका भी तैयार की जा रही है। अब आज राजीव जी एक बैठक भी हुई वहां बिहार में और ये कहा गया, जो सम्राट चौधरी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि ये प्री बजट मीटिंग है और हम लोगों से सुझाव ले रहे हैं। तो ये प्री बजट मीटिंग क्या होती है और क्यों बुलाई जाती है, ये अभी तक समझ में नहीं आया कि ये बिहार में पहली बार प्री बजट मीटिंग क्यों हो रही है। तो यानी कि बिहार में तैयारियां तेज हैं और लग ये रहा है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी तोड़ने की बातें थी वो बल्कि नीतीश कुमार बीजेपी तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसकी तरफ तैयारियां बढ़ चुकी हैं आगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी राजीव जी जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो अपने को बहुत समझते हैं कि वो कुछ हो सकते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा जो हैं वो इन्हीं जनता दल यू और आरजेडी इधर से सब आए हुए हैं, यानी अदला बदली वहां होती रहती है तो उसमें है। बीजेपी सुशील कुमार मोदी के बाद अपना वहां कोई कायदे का नेतृत्व जो है वो भी तैयार नहीं कर पाई और सुशील कुमार मोदी भी जो थे वो नीतीश कुमार के एक तरीके से कहा जाए वो सहयोगी के तौर पे ही रहे और नीतीश कुमार का सहयोग करते रहे। तो उसके बाद एक जो नीति उनके जाने के बाद सुशील कुमार मोदी को या उनको किनारे जब कर दिया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास तो बहुत किए कि वो अपना नेतृत्व वहां तैयार कर दे, लेकिन वो नेतृत्व ना तो तैयार हो पाया और जो नेतृत्व तैयार भी हुआ है वो सब जो है वो कभी ना कभी जाकर नीतीश कुमार से मिल लेता है। अब जो बाकी लोग बातें करते रहते हैं, जैसे अश्विनी कुमार चौबे का बीच में बयान आ गया या गिरिराज सिंह का बीच में बयान आ गया, तो ये सब लोग इस कद के नहीं है कि ये ग्राम प्रधान भी बन सके। अब ठीक है, मोदी जी की सरकार है तो केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार या तेजस्वी के सामने खड़े हो पाएंगे ये अभी बिल्कुल नहीं समझा सकता। तो यानी जो तैयारियां हैं बिहार में राजीव जी, वो सीधे सीधे आगे बढ़ रही हैं और तलवारें खिंचती जा रही हैं। जैसा हमने पहले कहा था राजीव जी, आपको याद होगा इसी कार्यक्रम में, कि बजट आप पेश होने दीजिए, बजट पेश होते ही बिहार से बड़ी खबर मिलेगी और हो सकता है बजट पास ना हो तो बजट में ही सरकार गिर जाए, इसकी भी संभावनाएं बहुत दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि चिट्ठी जो आई है 32 पन्नों की, वो बजट से संबंधित बहुत सारी चीजें लेकर आई है, यानी तैयारी शुरू हो गई है बजट को लेकर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर। देखना ये कि एक फरवरी को जब बजट प्रस्तुत होगा उसके बाद किसको क्या मिलता है और क्या तैयारियां होती हैं और क्या घोषणाएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो बहुत कुछ इंतजार करना होगा बजट सेशन का भी और बजट जब पेश होगा उसका भी, लेकिन उससे पहले जो कुछ चल रहा है उस पर